Most welcome, my dears. We are discussing about the words. हम रोज़मर्रा डेली लाइफ वर्ड्स, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दराए अल्फाज के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं और हम अल्फाज की दुनिया में सफ़र कर रहे हैं. वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. तो आज मैं आपको 2-3 अल्फाज से रूशनास कराऊंगा. 2-3 अल्फाज के बारे में बात करेंगे हम आज. वो क्या है, वो अल्फाज तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उनके ताल्लुक़ से बहुत दिलचस्प बात एक बताता हूँ आपको. देखिए, एक ही लफ्ज़ है, एक ही तलफ़ुज़ है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है उसका, लेकिन अलग अलग ज़बानों में उसकी मानी अलग अलग है. और हैरत अंगेज़ तौर पर हम हिंदुस्तानी या हम उर्दू हिंदी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले या हिंदुस्तान की दीगर ज़बानें बोलने वाले अक्सर लोग वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हम किस ज़बान का लफ्ज़ वो है और इस्तेमाल कर रहे हैं. और वक्फ़े से उस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, और वो कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है, कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ारसी का लफ्ज़ होता है, कभी हम इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज़ तो हिंदी का लफ्ज़ होता है, कभी हम इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज़ तो उर्दू का लफ्ज़ होता है या मराठी का लफ्ज़ होता है. एक ही लफ्ज़ है और वो हम अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह हम उस लफ्ज़ को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल की समझ हमको इतनी होती है कि वो लफ्ज़ किस जगह कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. और हैरत के तौर पर हम इस गहराई में नहीं जाते कि ये लफ्ज़ जब हमने अभी यहाँ इस मानी में इस्तेमाल किया तो ये इस मानी में किस ज़बान में इस्तेमाल होता है, या हमने दूसरी मानी में दूसरी जगह इस्तेमाल किया है तो दूसरी मानी में ये किस ज़बान से हमने इस्तेमाल किया. ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है. आप बने रहें और हम अभी इस ताल्लुक़ से बात करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूँगा, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते बाद, बे अलिफ दाल, बाद एक लफ्ज़ ऐसा है जो बे अलिफ दाल अगर कहेंगे बाद तो एक अलग मानी आती है, बे आइन दाल कहेंगे तो मानी एक अलग आती है. बे आइन दाल अगर कहेंगे हम तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और वो आफ्टर के माने में आता है, मतलब इसके पीछे, इसके बाद, है ना. ये अक्सर कहते हैं ना, जैसे जिसे मराठी में नंतर कहते हैं, हिंदी में भी अक्सर कहा जाता है कि इसके बाद, मतलब आफ्टर इट, है ना. तो आफ्टर के माने में आता है या नंतर के माने में आता है मराठी में कहेंगे, और ये उर्दू में कहेंगे तो बाद, मतलब इसके पीछे, वह आफ्टर इट, इसके पीछे ये, इसके बाद ये. तो ये बाद एक लफ्ज़ हुआ. बे आइन दाल, अब मैं बे आइन दाल की बात नहीं, उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बाद, बे अलिफ दाल बाद की बात कर रहा हूँ. और ये आप हैरान होंगे कि ये 3 ज़बानों में हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है और तीनों ज़बानों में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है. एक जब हम बाद इस्तेमाल करते हैं मराठी में तो हम ख़ास तौर से ये खेल के शोबे में इस्तेमाल करते हैं, इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. जैसे हम कहते हैं क्रिकेट का खिलाड़ी वो अगर आउट हो जाता है तो हम आउट होना मराठी में कहते हैं कि बाद ज़ाला. तो बाद ये लफ्ज़ मराठी में आ जाता है तो उसका मतलब होता है वो एलिमिनेट, द प्लेयर इज़ एलिमिनेटिंग द एलिमिनेशन ऑफ द प्लेयर, मतलब प्लेयर का आउट हो जाना, प्लेयर का बाहर जाना, ग्राउंड से बाहर जाना, आउट हो जाना. LBW आउट हुआ, कैच आउट हुआ, बोल्ड आउट हुआ, रन आउट हुआ, जो जिस तरह से भी उसको आउट होना हो आउट हो, और उसको कहा जाता है मराठी में बाद झाला. बाद झाला, उसका इखराज हो गया, एलिमिनेशन हो गया उसका, तो मराठी में इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, जब हम हिंदी में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये दरअसल संस्कृत का जो वाद है ना उसका बिगड़ा हुआ लफ्ज़ हो जाता है. और बाद मानी झगड़ा, कि यहाँ ज़्यादा बाद और बलवा मत करो, बाद और बलवा मत करो. बलवा मतलब भी झगड़ा होता है और बाद मतलब भी झगड़ा होता है. ये जो वाद का एक अलग रूप है, तो हिंदी में इस्तेमाल करेंगे तो झगड़े के मानी में आता है. और यही बाद जब फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर उर्दू शायरों ने और उर्दू अदीबों ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है. शायर ये फ़ारसी मानी के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं बाद तो उसकी मानी होते हैं हवा. जैसे कहते हैं बाद नसीम, बाद सहर, है ना, बाद सरसर. तो ये अलग अलग उसके इस्तेमाल है. फ़ारसी में कहेंगे तो हवा, हिंदी में कहेंगे तो झगड़ा, मराठी में कहेंगे तो इखराज, मतलब स्पोर्ट्स से मुतालिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. ख़ासतौर से क्रिकेट के ताल्लुक़ से भी कहते हैं, अक्सर इस्तेमाल होता है, मतलब इखराज होना या उसका ग्राउंड छोड़ देना या एलिमिनेट होना, आउट हो जाना, इस तरह की मानी में आता है बाद. और अगर हम बाद वो कहेंगे, जो गुफ्तगू में बाद कहने में एक ही होता है ना, बे अलिफ दाल कहें या बे आइन दाल कहें तो गुफ्तगू में तो एक ही होता है ना. तो हम जब कहते हैं बाद, बे आइन दाल जब बात कहें तो ये हम अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. और जब हम
झगड़े के माने में बाद इस्तेमाल करते हैं तो हम हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और हम जब क्रिकेट के या किसी प्लेयर के आउट हो जाने के ताल्लुक से बात करते हैं कि ये हाँ बाद जला या ये बाद हो गया, तो बाद हो गया यहाँ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मराठी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि बाद नसीम या बाद सहर, इस तरह जब हम बाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही लफ्ज़ है बाद 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 बाद, और हम अलग अलग ज़बानों में इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ज़बानों में अलग अलग मानी के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। है ना हम मल्टीलिंगुअल? आप खुश हो जाइए कि आप मल्टीलिंगुअल हैं और इसको एंजॉय कीजिए। दूसरा लफ्ज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, वो लफ्ज़ है बार। क्या आप कभी बार में गए हैं? या आप कितनी बार ये सवाल पूछेंगे, क्या आपके कंधों पर कोई बार है? क्या आप बार के पीछे कभी गए हैं? देखिए, एक बार एक लफ्ज़ है बार, मैंने अलग अलग उसको पर्सपेक्टिव में अलग अलग जुमलों में उसको इस्तेमाल किया। जब मैं ये कहता हूँ कि कितनी बार आप पूछेंगे, तो ये कितनी बार पूछेंगे मतलब कितने, हाउ मेनी टाइम्स यू आर आस्किंग दिस। टाइम्स जो आता है ना बार, ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ आता है। और जब मैंने कहा कि आपके कंधों पे बार है, मतलब क्या आपके कंधों पे बोझ है, क्या आपके कंधों पे बर्डन है, तो ये जब बोझ के माने में इस्तेमाल करता हूँ मैं बार लफ्ज़, तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ होता है। और जब मैं आपको कहता हूँ कि हैव यू विजिटिंग बार्स, तो क्या आपने बार का दौरा किया है, मतलब क्या आप बार में गए हैं। बार ये लफ्ज़ जो है जो शराब खाने के माने में इस्तेमाल होता है, वेयर गर्ल्स आर डांसिंग एंड अल्कोहल इज सर्विंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो जो सीनरी है वो बार का लफ्ज़, बार लफ्ज़ है। और बार अंग्रेज़ी ज़बान का वो लफ्ज़ आ जाता है जो शराब खाने में, या होटल बार होगा जिसको कहते हैं, शराब खाने के ताल्लुक से उसका इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में बार लफ्ज़ और एक मानी के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है बिहाइंड द बार, मतलब सलाखों के पीछे। तो सलाखें जेल जिसकी मानी होती है, तो जेल की मानी में या सलाख के मानी में भी बार का इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में बार का इस्तेमाल एक और मफ़हूम में होता है। वो क्या होता है, वो जैसे साबुन की टिकिया होती है, साबुन की टिकिया या चॉकलेट होता है, छोटा चॉकलेट, वो चॉकलेट के टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो कहते हैं एवरी बार ऑफ द चॉकलेट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एवरी बार ऑफ द चॉकलेट टू एवरी स्टूडेंट और एवरी किड। मतलब उस चॉकलेट की टिकिया जो है वो हर एक को तकसीम करो, हर तालिब इल्म को या हर बच्चे को वो दो। तो ये बार साबन की टिकिया रहे, साबन की टिकिया, टेक वन ऑफ द बार ऑफ द लक्स सोप देयर एंड एन्जॉय योर बाथ। तो वहाँ से एक साबन की टिकिया लो और गुस्ल कर लो या नहा लो, अपने आप को साफ़ कर लो। तो ये बार एक है। तो बार देखिए, अंग्रेज़ी के बार की ताल्लुक से मैंने बताया 3 मानी है उसके, सिर्फ अंग्रेज़ी में। एक मानी है शराब खाना का, एक मानी है सलाख के या जेल के, और एक मानी है टिकिए की, वो जो टिकिया रहती है वो छोटी सी, उसको भी बार कहते हैं। ये 3 मानी अंग्रेज़ी के बार की मानी है, ठीक है। और फ़ारसी बार की मानी बोझ, मैंने बताया कंधों पे ना बार आ जाता है ना, बहुत कंधों पे बार लिया हुआ है आदमी, मतलब वो बहुत बोझ है उसके कंधों पे, जिम्मेदारियों का बोझ रहता है वो। और फिर मैंने कहा कि कितनी बार पूछेंगे आप, कितनी बार मैं आपको समझाऊं कि बार, ये जो मैं कितनी बार जो आपको बता रहा हूँ, ये बार हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। तो कहने का मतलब ये कि बार लफ्ज़ इस तरह है कि आप उसको अलग अलग मानी में उसका इस्तेमाल करते हैं, और हम हर जगह उसको अलग अलग मानी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं है कि ये जो हमने आज इस मानी में इस्तेमाल किया है, इस मानी में इस लफ्ज़ की मानी ये इस लफ्ज़ की ये मानी है, ये तो जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये लफ्ज़ इस मानी में जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस ज़बान से इस्तेमाल हो रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आए, अल्फाज की दुनिया में अगर आप मेरे साथ सफ़र करना चाहें तो आप देखते रहें चैनल और शामिल हो जाइए अब मेरे काफ़िले के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।